कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्योंकि कनिष्ठ सहायक की एग्जाम 5 तारीख को है और इसका जो साइंस वाला पोर्शन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा और अधिकांश बच्चों को, और साइंस से पढ़ाई भी इसलिए जा रही है क्योंकि 7-8 नंबर बहुत होते हैं बच्चों। 8 से 8-9 नंबर अगर आ गए आउट ऑफ 15 तो बहुत बड़ा मतलब जो मार्जिन है आपका, ऐसा ना हो कि मिस हो जाए। तो जितना भी है ठीक है, थोड़ा लूसेंट ऑब्जेक्टिव वगैरह आप लोग करना। कॉन्फिडेंस मुझे खुद नहीं आता इस चीज़ को पढ़ाने में, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बिखरी बिखरी हुई चीज़ें हैं। बिखरी इसका इन द सेंस की डीप पढ़ना है नहीं, बहुत लंबे समय बाद चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये कोई कंफर्म है नहीं। लेकिन जितना जनरल साइंस की दृष्टि से देखा जाए, जो सामान्य विज्ञान होता है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो उतना मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए आज आपका एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइंस का, पाचन तंत्र। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों का जो चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे निकलने वाले एंजाइम्स हो गए या इसमें कौन कौन से पार्ट इसमें भाग लेते हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखो पाचन तंत्र का बेसिकली बच्चों जो जो इसके अंदर चीजें आती हैं उसका मेन काम क्या है, जो हम खाना खाते हैं यानी जो हम जटिल भोजन लेते हैं उसको सरल यानी इजी चीज में उसको कन्वर्ट करना, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट या लिपिड या वसा जो भी है, इसको इजीली पचाने लायक जो सिस्टम बनाता है हमारा, वो कौन बनाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है, पाचन तंत्र बनाता है। ठीक है, अब देखना इसके जो मुख्य भाग हैं बच्चों, पाचन तंत्र के अंदर मुख्य जो भाग होते हैं कौन कौन से सम्मिलित होंगे पाचन तंत्र के अंदर? मुख गुहा, यानी सबसे पहले आपका मुख वाला जो पोर्शन है, फिर एक ग्रास नली होती है जो अंदर से एक नली जाती है, उसके अलावा एक अमाशय आंत होता है। ठीक है, और आंत होती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आते हैं देखो, इसके जो मुख्य भाग होते हैं आहार नाल के, यानी आप बेसिकली लिखना मनुष्य का जो आहार नाल होता है, पाचन तंत्र में दो चीजें आएंगी, एक तो आहार नाल आएगा, क्या आएगा? आहार नाल, आहार नाल। ठीक है, और दूसरा जो आता है बच्चों अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स आते हैं यानी ग्रंथियां आती हैं, जहां से क्या होता है विभिन्न प्रकार के अपने आप में रस वगैरह निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है, ग्रंथियां, ये जो चीजें आती हैं बेसिकली ये दो चीजें आती हैं इसमें। अब जो आहार नाल है, जैसे ऐसे लिखो, आहार नाल के भाग कौन कौन से होते हैं? आहार नाल के भाग यानी इसके कौन कौन से पार्ट आएंगे जो आहार नाल का हिस्सा होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें पहला आप लोग लिखोगे मुख गुहा, मुख गुहा यानी आपका मुंह हुआ। ठीक है, जहां दांत वगैरह जीभ वगैरह होती है। इसके बाद आती है बच्चों ग्रास नली, एक नली होती है अंदर। ठीक है, ग्रास नली। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है अपने आप में क्या? अमाशय, आमाशय, और इसके अलावा आंत आती है। ठीक है, लिखो आमाशय, पेनक्रियाज वगैरह, इसके अलावा आंत, इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आहार नाल का पहला भाग कौन सा होता है? मुख गुहा होता है, और भोजन की जो कंप्लीट होता है, पाचन की क्रिया कंप्लीट होती है कहां पे होती है? आंत में होती है। वो मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे वेट करो, वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखो आहार नाल का पहला भाग होता है कौन सा? मुख गुहा। आहार नाल का पहला भाग लिखो। आहार नाल का अगर कभी पूछता है कि पहला भाग कौन सा है, किसका? आहार नाल का पहला भाग कौन सा है? मुख गुहा होता है, यहीं से शुरुआत होती है हमारे भोजन की। और याद रखना बच्चों, यहाँ पे जो मुख गुहा है, ये पूरा जो जबड़ा दिख रहा है, जो दांत दिख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा पोर्शन अपने आप में मुख गुहा कहलाता है। यहां से जब अंदर जाओगे, यहां से एक नली होती है बच्चों, वो दो टाइप की उसमें चीजें होती है, दो छिद्र होते हैं उसमें, एक से हम श्वास लेते हैं, एक से हम भोजन लाते हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होते रहती है। मतलब ऊपर वाले ने देखो जो सिस्टम बनाया है, कैसा बनाया है, आपकी सांस नली अलग होती है, आपकी भोजन वाली नली अलग होती है। ठीक है, तो जैसे भोजन डालोगे ना, वो दूसरी वाली खट करके बंद हो जाती है, इस तरीके से बंद। अब वो बंद इसलिए होती है कि कोई गलती से भोजन उस वाली नली में ना चले जाए। अगर नली, श्वास वाली नली में भोजन चला गया तो वो ब्लॉक कर देगा, और ब्लॉक कर देगा तो उसकी क्या हो सकती है? किसी भी इंसान की डेथ हो सकती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं जैसे खाते समय कभी भी जैसे टीवी देखना, फोन देखना या खाते खाते बोलना, ये कभी नहीं करना चाहिए बच्चों, क्योंकि इंसान का अगर कंसंट्रेशन हट गया अपने भोजन से, वो कहीं गुम हो गया और खाते रह रहा, उसको पता नहीं चलेगा कब उसकी जो भोजन है उसकी आंत वाली नली में चला गया, सॉरी श्वास वाली नली में चला गया। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं आपको, आपके घर में स्पेशली जो छोटे बच्चे होंगे, आप तो बड़े हैं, जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं 2-2, 3-3, 1.5 साल के, उनको फोन देख के खिलाने की या अपने आप में टीवी देख के खिलाने की जो उनकी हैबिट है, उसको जितनी जल्दी हो सके उसको छुड़वा देना। ठीक है, ये आपके लिए ही फायदेमंद होगा। तो पहला भाग कौन सा होता है भोजन का? आहार नाल का मुख गुहा होता है। ठीक है, अब बच्चों जो हमारा मुख गुहा होता है उसमें जो जीभ वगैरह है, जीभ का जो ऊपर वाला भाग होता है, जो जीभ होते हैं ना, अब जीभ का ऊपरी भाग क्या कहलाता है वो तो बताऊंगा नहीं, जो हमारी टंग होती है, जीभ होती है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, जीभ के 3 भाग होते हैं बच्चों, बेसिकली मतलब 3 पार्ट होते हैं। कौन क्या? जो हमारी टंग होती है बच्चों, उसमें
ये हमारी छोटी छोटी कलियां होती है, जो मतलब जैसे आप टंग देखोगे ना, हल्के हल्के छेद छेद दिखते होंगे आपके ऊपर में। अपनी जीभ देखना, उसको खोल के देखना आईने में, और अगर वो साफ होगी तब देखना है, ठीक है। पता नहीं कितनी अपनी टंग साफ करते नहीं करते हैं, वो तो खैर मजाक की बात है, लेकिन इसमें छोटी छोटी छिद्र टाइप के होते हैं, छोटी छोटी कलियां होती हैं, उनको बोला जाता है बच्चों क्या, स्वाद कलियां, यानी टेस्ट बड्स बोला जाता है उसको, ठीक है। तो इस जीभ के अंदर बच्चों अग्र, पश्च और बगल वाला जो भाग होता है, जीभ का जैसे अग्र आगे का भाग, पश्च पीछे का भाग, और राइट एंड लेफ्ट वाला जो बगल वाला भाग होता है, ये तीन पार्ट जो दिखते हैं आपको जीभ के, आपके फ्रंट वाला, आपके पीछे वाला, आपके दाएं बाएं वाला, ठीक है। तो जो आगे वाला भाग होता है वो जीभ हमेशा हमारा क्या करता है, मीठे का स्वाद कराती है, पीछे वाला कड़वे का, ठीक है। ये होता है मीठे का स्वाद, मीठा स्वाद इससे आता है, कड़वे का स्वाद पीछे वाले भाग से आता है, जबकि अगल बगल वाला जो पोर्शन है उससे क्या आता है, खट्टे का स्वाद आता है, ठीक है। खट्टा इसी से पता चलता है। तो जीभ का ऐसा पार्ट जो हमारा क्या होता है, स्वाद का टेस्ट करवाता है, इसको स्वाद कलियां यानी टेस्ट बड्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें जीभ में स्वाद जिससे आता है वो क्या कहलाती है, स्वाद जिससे आता है, स्वाद कलियां यानी स्वाद कलियां कहलाती है, यानी टेस्ट बर्ड्स कहलाती है, ठीक है। टेस्ट बर्ड उसको बोला जाता है, स्पेलिंग लिख लो, TASTBUDS, ठीक है। टेस्ट बर्ड बोला जाता है उसको। तो जीभ के ये बेसिकली भाग होते हैं। ऐसे बच्चों जो जीभ है, इसके अलावा जो हमारा दांत है, दांत भी अपने आप में किसका पोर्शन हो जाएगा, अपने आप में मुख गुहा का पोर्शन हो जाएगा, ध्यान रखना इसको। तो दांत भी बच्चों तीन तीन टाइप के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो गर्तदंती होते हैं। गर्तदंती मतलब क्या होता है, जो नीचे जिबड़ू में फंसे, जबड़े के साथ नीचे से जो अटैच रहते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो लाइफ में दो बार आते हैं, मतलब दो बार आने वाले दांत, उसको बोलते हैं द्विवार दंती, लेकिन इतना लिखना नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं विषम दंती, जो एक से अधिक प्रकार के दांत का हमने कुछ भी नहीं पढ़ना, लेकिन जीभ जो है हमारी, जो जीभ का मैंने ये बताया अग्र, पश्च और बगल वाला भाग कौन सा किसके स्वाद का अनुभव करवाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप हमेशा याद रखना बच्चों, जो हमारा दांत है, मतलब ठीक है, दांत के जो तीन पार्ट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो जैसे दांत है ना, दांत के जो तीन भाग कौन कौन से होते हैं, दांत हमारा तीन भाग कौन कौन से होते हैं उसकी, सबसे एक तो जड़ होती है नीचे, ठीक है, जहां पे आपको पता होगा रूट बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, जड़ यानी अपने आप में रूट। एक सबसे ऊपर वाला भाग होता है बच्चों, उसको टॉप वाला बोलते हैं, उसे शिखर बोलते हैं यानी क्राउन बोलते हैं। एक होता है ग्रीवा यानी नेक बोलते हैं, ठीक है। शिखर को क्राउन लिख दो, सबसे टॉप वाला भाग होगा शिखर, क्राउन बोलते हैं इसको, ठीक है। एक नेक बोलते हैं ग्रीवा, ठीक है। एक ग्रीवा होता है, एक क्राउन होता है, और एक अपने आप में जड़ होती है, रूट होती है, ठीक है। ये हमारे दांत के तीन पोर्शन होते हैं। यहां से आपको पता होना चाहिए कि दांत का कौन कौन सा हिस्सा होता है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जाता है कि दांत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है बच्चों, शिखर, उस पर पाया जाने वाला एक चमकीला भाग होता है जो कि दांतों को सुरक्षा देता है, उसको बोलता है इनामेल, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना। क्वेश्चन क्या लिखोगे, लिखो दांत के ऊपरी भाग शिखर पर पाए जाने वाला, दांत के ऊपरी भाग पूरा लिखना, दांत के ऊपरी भाग शिखर यानी जो क्राउन है, दांत के ऊपरी भाग शिखर पर पाए जाने वाला चमकीला भाग, शिखर पर पाए जाने वाला चमकीला भाग जो दांतों की सुरक्षा करता है, चमकीला भाग जो दांतों की सुरक्षा करता है, दांतों की सुरक्षा करता है, उसको क्या बोला जाता है अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनामेल बोलते हैं उसको, ठीक है। लिखो इनामेल, इंपॉर्टेंट कर देना इनामेल। या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि दांतों का चमकीला भाग जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या पूछेगा दांतों के किस हिस्से में उसका इनामेल पाया जाता है, क्राउन में, ग्रीवा में, जड़ में, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन पूछेगा इनामेल ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो होता है बच्चों मानव शरीर का सबसे कठोर भाग माना जाता है, लिखो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इसी को माना जाता है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनामेल, ठीक है। सबसे कठोर भाग क्या होता है अपने आप में, इनामेल होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। अब जो दांत होता है बच्चों, उसका अधिकांश जो भाग तैयार होता है वो डेंटाइन से तैयार होता है, जो कि हड्डी से भी अधिक कड़ी वो पीले रंग की होती है, ठीक है। लिखो दांत का अधिकांश भाग तैयार, दांत का अधिकांश भाग तैयार होता है डेंटाइन से। किससे होता है, डेंटाइन से होता है, ठीक है। ये हड्डी से भी कड़क होती है, हड्डी से कड़क प्लस येलो रंग की, पीले रंग की होती है, ठीक है,
पीले रंग की होती है, इसको लिख लो। तो डेंटाइन जो होता है दांत का अधिकांश भाग इसी से तैयार होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे बच्चों मुख गुहा है, अब इसमें पूरा जबड़ा है, जीभ है या दांत है, ये सब चीजें होती है, लेकिन यहां से इतने से क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, इससे पूछेगा तो इतने से पूछेगा जो मैंने बता दिया। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही मुख गुहा समाप्त होती है, यानी हम मुख गुहा जो पोर्शन है वो समाप्त होती है, वो जैसे उसका पीछे वाला भाग एक अन्य चीज से जुड़ा होता है जिसको क्या बोला जाता है, ग्रासनी, यानी अपने आप में फ्रिनिक्स, ठीक है। लिखो मुख गुहा का पूरा, ठीक है, पिछला भाग कहलाता है ग्रासनी। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, ग्रासनी कहलाता है, इससे जुड़ा होता है, ठीक है, ग्रासनी से जुड़ा होता है। अब जो ग्रासनी होती है बच्चों, उसमें क्या होते हैं, अपने आप में दो छेद होते हैं, एक को बोलते हैं निगल द्वार, एक को बोलते हैं कंठ द्वार, ठीक है। इसमें दो छिद्र होते हैं, लिखो दो छेद, एक को निगल द्वार जो निगलने का काम करता है, ठीक है, एक को क्या बोलते हैं अपने आप में निगल द्वार बोलते हैं, जबकि दूसरे को बोला जाता है बच्चों अपने में कंठ द्वार, ठीक है। यानी एक को बोलते हैं गुलेट, एक को बोलते हैं ग्लोटिस, ठीक है। कंठ द्वार को बोलते हैं ग्लोटिस, इंग्लिश में कंठ द्वार, ग्लोटिस और गुलेट्स, ठीक है, ये दो बोलते हैं, ये ग्लोटिस बोलते हैं, इसको गुलेट बोलते हैं। ये कंठ द्वार और निगल द्वार होता है, जबकि ग्रासनी से जो दो छिद्र जुड़ते हैं, एक से भोजन जाता है, एक से श्वास, ठीक है, ये ओपन ऑन ऑफ होते रहते हैं। इसके बाद बच्चों ये ध्यान में रखना आप लोग, मुख गुहा के बाद जो आता है, क्योंकि यहां से एक नली जो जुड़ी है, ग्रासनी जुड़ी है, इसके बाद ये सीधे कहां से जुड़ता है, अमाशय से जुड़ता है। इसमें हमेशा याद रखना पाचन की क्रिया कुछ भी नहीं होती है, ठीक है, नोट करके लिख दो ग्रासनी के बगल में, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, भोजन इसमें पचता नहीं है, ठीक है, इसमें पाचन क्रिया नहीं, इसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, ये सिर्फ एक नली होती है जो जुड़ी होती है, जो भोजन को यहां से किस में लेके जाएगी बच्चों, सीधे सीधे अमाशय में लेके जाती है, ठीक है। अब लिखो स्टोमच, यहां से सीधे कहां जाएगा भोजन, अमाशय में, लिखो अमाशय, इसको बोलते हैं स्टोमच, ठीक है। ये लगभग बच्चों 30 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये क्या होती है अपने आप में बाईं ओर होती है, ठीक है। लिखो लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी, लगभग क्या होती है 30 सेंटीमीटर लंबी होती है अमाशय। और जो अमाशय होता है बच्चों हमारा उदर गुहा होता है, जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाईं ओर होता है, लिखो एब्डोमिनल कैविटी के बाईं ओर, उदर गुहा के बाईं ओर, एब्डोमिनल कैविटी के बाईं ओर, यानी जो हमारा ये होता है अमाशय होता है, ये कहां पर होता है, बाईं ओर होता है मानव शरीर में, याद रखना, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के बाईं ओर ये पाया जाता है। इसके बाद देखना बच्चों, जो अमाशय है, यहां से बच्चों ये ग्रंथि है, इसको एक जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का निर्माण होता है अमाशय में। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना आप लोग, अमाशय में ही जो अपने आप में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जठर ग्रंथि आपने सुना होगा, जिससे जठर रस निकलता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह होते हैं, इसमें ऐसे लिखो अमाशय ग्रंथि, अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, या जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्रंथि, ठीक है। क्या लिखा आपने, अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का निर्माण कहां होता है, अमाशय में ही होता है, जिससे कि जठर रस निकलता है, ठीक है, का निर्माण लिखो। मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो जठर ग्रंथि होती है इसका निर्माण कहां पर होता है, ये अमाशय में होता है, ठीक है, अमाशय में ये होता है, इसको ध्यान रखना। और यहां से जठर रस निकलता है, ये भोजन के पचाने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जठर रस यहीं से निकलता है, यहीं से क्या होता है अपने आप में जठर रस का निर्माण होता है, यानी जठर रस निकलता है। इस जठर रस में बच्चों दो तीन चीजें पाई जाती हैं, एक तो पाया जाता है, लिखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, इसको स्टार लगा देना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl कहां से पाया कहां होता है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। दूसरा श्लेष्मा यानी म्यूकस और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है इसमें, ठीक है, श्लेष्मा होता है, लिखो श्लेष्मा, म्यूकस लिख देना ब्रैकेट में, ठीक है, और निष्क्रिय ये प्रोटीन होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, इसमें लिखो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, नोजेन, ये तीन चीजें इसमें बेसिकली पाई जाती हैं, और इसको तो सुपर इंपोर्टेंट कर देना। ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, अमाशय जो ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि होती है, उसमें कौन सा अपना अपना अम्ल वहां देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। ये जो HCl है, ये भोजन के जीवाणु को नष्ट करने का काम भी करता है, यानी भोजन में आए जीवाणु को नष्ट करने का काम भी करता है, भोजन में
आई, जीवाणु को नष्ट, बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम भी करता है, ठीक है, जीवाणु को नष्ट करने का कार्य भी, करने का कार्य भी ये करता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। यहां पर एक एंजाइम बनता है, उसको पेप्सिन बोलते हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगा आमाशय की कौन कौन सी, ये आमाशय में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, वो अभी धीरे धीरे आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों, आमाशय के बाद जब भोजन होता है, यहाँ पर अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं, मतलब यहाँ से जो एंजाइम निकलते हैं भोजन से, भोजन को एसिडिक बनाते हैं, फिर अमोनिया को हटाते हैं, यकृत वगैरह। इसके बाद ये सीधे जाता है छोटी आंत में, इंटेस्टाइन में, ठीक है। जो आंत होती है बच्चों, दो प्रकार की होती है, एक को छोटी आंत बोला जाता है, एक को बड़ी आंत बोला जाता है। जो छोटी आंत होती है बच्चों, वहीं पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। इसके बाद आंत, इंटेस्टाइन, देखो आंत में जाता है भोजन। आंत दो प्रकार की होती है, छोटी आंत, वो बड़ी आंत, ठीक है। इसी छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। लिखो, भोजन का अवशोषण यहीं पर होता है, अवशोषण, या लिख दो, भोजन का पूर्ण पाचन यहीं पे होता है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया का समापन, पाचन यहीं पर, ठीक है, पूर्ण पाचन यहीं पर होता है, पाचन यहीं पर होता है। लिखो, होता है, मतलब कहने का मतलब, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो भोजन होता है उसका अवशोषण, या कभी क्वेश्चन पूछता है पाचन की क्रिया पूर्ण कहां पर होती है, यहां पे लिखो पाचन की क्रिया पूर्ण, लिख दो पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। लिखो पाचन की क्रिया पूर्ण, पाचन की क्रिया पूर्ण, मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर ये आता है भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण कहां पर होती है, तो हमेशा आंसर होना चाहिए छोटी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत में कुछ नहीं है, वो बचा हुआ भोजन वहां से निकल के आपके मल के रूप में बाहर आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि छोटी आंत जो है भोजन का अवशोषण या भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण कहां पर होती है, तो छोटी आंत में होती है। और ये मनुष्य में बच्चों लगभग कितना होता है, 6 मीटर लंबाई इसकी होती है, और आहार नाल का सबसे लंबा भाग भी यही होता है, ठीक है। लिखो, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत, आहार नाल का सबसे लंबा भाग, का सबसे लंबा भाग अगर कभी क्वेश्चन पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। लगभग मनुष्य में कितना होता है, 6 मीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। लगभग मनुष्य में 6 मीटर इसकी लंबाई होती है, लिख दो। अब यहीं पर आपने सुना होगा अपेंडिक्स नाम की चीज, जो कई लोगों के पेट में दर्द हो जाता है ना, वो एक हड्डी बढ़ जाती है, अपेंडिक्स वगैरह सुना होगा। अपेंडिक्स भी यहीं पे पाई जाती है, तो लिखो अपेंडिक्स कहां पाई जाती है, बड़ी आंत में, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, अपेंडिक्स कहां पर पाई जाती है, अपेंडिक्स पाया जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत में अपेंडिक्स पाया जाता है, ठीक है। ये था बच्चों आपका भोजन में, जो अपने आप में भोजन, जो अपने हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, वो मुख गुहा से लेके जो ग्रंथि है वहां से आमाशय वगैरह। लेकिन क्वेश्चन इतने से नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता है इनसे जो ग्रंथियां होती हैं बच्चों, इनसे जो मतलब वो निकलते हैं, एंजाइम वगैरह निकलते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हेडिंग लिखो, पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां। ये बच्चों दो प्रकार की होती हैं पाचन ग्रंथियां, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है, ठीक है। एक तो आंतरिक होती है, उसको बोलते हैं आंतरिक पाचन, यानी इंटरनल, ठीक है। आंतरिक पाचन ग्रंथियां लिखो एक को, एक होती बाह्य पाचन ग्रंथियां यानी एक्सटर्नल। अब जो इंटरनल है वो क्या होगा, जब हम भोजन की क्रिया करते हैं, भोजन करने की, वो भोजन जहां जहां से जाता है वहीं से रिएक्शन होके वहीं से कुछ चीजें एंजाइम के रूप में निकलती है, भोजन के साथ क्रिया करती है, उसको अलग अलग रूप पर कन्वर्ट करती है, वो आंतरिक होगी। बाह्य वाली क्या होगी, जो उससे संबंधित नहीं है, किससे, आहार नाल से संबंधित नहीं है, वो एक्स्ट्रा अपना रोल निभाती है। तो इसमें कौन कौन सी आती है, एक को लिखो श्लेष्म ग्रंथियां, ये क्वेश्चन पूछता है कौन कौन सी आंतरिक है, ठीक है। पहला लिखो श्लेष्म ग्रंथियां, दूसरा लिखो आमाशय की दीवार, तीसरा लिखो जठर ग्रंथियां, लिखो जठर ग्रंथियां, तीसरा लिखो आमाशय की दीवार, आमाशय दीवार। यहां से भी जो भी अपने आप में क्या निकलेगा, ग्रंथियां यानी जो एंजाइम निकलेगी। इसके बाद लिखो आंत की दीवार और ब्रुक्स ग्रंथियां, आंत दीवार, और इसके अलावा लिखो आप लोग क्या, ब्रुक्स ग्रंथियां आदि। ये होती है बच्चों आंतरिक ग्रंथियां, यानी आंतरिक जो ग्रंथियां हैं पाचन की, उसके अंदर श्लेष्म ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, आमाशय की दीवार, आंत की दीवार और ब्रुक्स ग्रंथियां। इनसे निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं वो आंतरिक पाचन ग्रंथियों का क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं। दूसरा होता है बाह्य पाचन ग्रंथियां, जिसमें लार, यकृत और अग्नाशय आता है, ठीक है। तो लिख लो बाह्य वाले में। तो बाह्य पाचन ग्रंथियां में बच्चों 3 चीजें आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, लार ग्रंथियां, यकृत लीवर ग्रंथियां, अग्नाशय पेनक्रियाज ग्रंथियां।
ये तीन चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि बाह्य पाचन ग्रंथियों के अंदर किस किस को लोगे आप लोग। तो एक तो लार ग्रंथियां हो गया, सैलिवरी हो गया, यकृत हो गया, लीवर हो गया, एक अग्नाशय हो गया, या अग्नाशय को बोला जाता है बच्चों पेनक्रियास। ठीक है, ये तीन प्रकार की जो होती हैं, यकृत, लीवर और अपने आप में अग्नाशय पेनक्रियास और लार। ठीक है, ये तीन के तीन जो ग्रंथियां होते हैं, सैलिवरी और लीवर और अग्नाशय, ये बाह्य अपने आप में क्या होती हैं, ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, अब मनुष्य में, अब हमने यहां से सिर्फ फैक्ट देखने। ठीक है, मनुष्य में देखो, मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? 3। मनुष्य में लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं। ठीक है, 3 जोड़ी ग्रंथियां होती है, ध्यान रखना। और जो क्वेश्चन पूछता है मनुष्य के लार में कौन से एंजाइम होते हैं, लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, मनुष्य के लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं, ये 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं बच्चों मनुष्य के लार में। एक को बोला जाता है क्या, टाइलिन, एक को बोलता है लाइसोजाइम। ठीक है, टाइलिन लिखो, टाइलिन और लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम जो है बच्चों, ये क्या करता है, भोजन जब हम दांतों से चबाते हैं तो जब लाइसोजाइम होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। लिखो, भोजन में हानिकारक जीवाणु को नष्ट, हानिकारक जीवाणु इसी के माध्यम से क्या किए जाते हैं, नष्ट किए जाते हैं। जबकि जो टाइलिन होता है, टाइलिन क्या करता है, जो बच्चों भोजन होता है उसको पहले स्टार्च को माल्टोज में बदल देगा, उसके बाद ग्लूकोज को। ठीक है, लिखो, भोजन में उपस्थित, पूरा लिखना, भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज। तो आपने देखा होगा ना, जब आप भोजन करते हैं, भोजन बहुत अच्छे से अगर चबाएंगे, ऐसा नहीं कि निगल लेने वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, कई लोग तो भोजन डालते हैं मुंह में निगल लेते हैं, ऐसा नहीं। जो चबाते हैं, चबाते देखा होगा लास्ट में भोजन का स्वाद मीठा हो जाता है, वो ग्लूकोज रिलीज होता है। ठीक है, तो लार में जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको ग्लूकोज भी मिलेगा। तो स्टार्च को माल्टोज में टाइलिन कन्वर्ट करेगा, उसके बाद एक एंजाइम होता है ग्लूकोन, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। उतना नहीं पूछेगा आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर ये प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है बच्चों, उसको यकृत बोला जाता है। ठीक है, लिखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, इसको बोला जाता है क्या, लीवर। ठीक है, यानी मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या होती है, यकृत होती है। और इसका वेट होता है 1.5 से 2 kg तक भी होता है अपने आप में। ठीक है, लिखो, 1.5 to 2 kg तक इसका वेट अपने आप में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, ग्रंथि होती है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, यही यकृत के नीचे एक और पोर्शन पाया जाता है, वो पित्ताशय बोला जाता है, उसको गॉल ब्लैडर। ठीक है, लिखो, पित्ताशय इसी का हिस्सा है, पित्ताशय ब्रैकेट में गॉल ब्लैडर, यही पाया जाता है। लिखो, यही इसकी जड़ में। ठीक है, यही पाया जाता है पित्ताशय। ठीक है, और इसी पित्ताशय से एक रस निकलता है बच्चों, उसको बोलते हैं क्या, पित्त रस। ठीक है, यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस कहां पाया जाता है, लिखो, यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस। ठीक है, वो कहां पाया जाएगा, इसी पित्ताशय में। ठीक है, तो लिखो, यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस उसको पाया जाता है पित्ताशय में। ठीक है, बाइल बोलते हैं उसको, पित्ताशय, पित्ताशय। ठीक है, और जो पित्त रस होता है इसको बोलते हैं बाइल, BILE। ठीक है, ये पित्त रस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब देखो, यकृत बच्चों क्या करता है, यकृत वो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में सक्रिय भाग लेता है। लिखो, भोजन में उपस्थित, पूरा लिखना, कार्बोहाइड्रेट, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा, लिपिड। ठीक है, के मेटाबॉलिज्म, उपापचय में सक्रिय योगदान रहता है, में एक्टिव रहता है यकृत। ठीक है, सक्रिय रहता है यकृत, लीवर। तभी तो कहते हैं यकृत जो होता है ना, कि लीवर, उसको बहुत मतलब जो है ध्यान रखना होता है मानव शरीर को अपनी हेल्थ में ना, यकृत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वरना बिना इसके कुछ नहीं होता है। ठीक है, लीवर ही खराब हो गया तो भोजन पचेगा ही नहीं। अब देखो इसके कार्य क्या होते हैं, यकृत के बहुत से कार्य होते हैं बच्चों। यकृत के कार्य लिखो, जो लीवर होता है वो बहुत से इंपॉर्टेंट कार्य करता है। पहला क्या करता है बच्चों, ये ग्लाइकोजिन का निर्माण व संचय, यानी कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है, यानी जो ग्लाइकोजिन होता है उसका निर्माण करता है, उसके बाद उसको क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, ग्लाइकोजिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्लाइकोजिन
ग्लाइकोजिन का निर्माण व संचय, यानी इसका निर्माण करेगा प्लस को स्टोर करेगा। ठीक है, अगर कहां पर होता है पूछता है ग्लाइकोजिन का निर्माण व उसका संचय, तो यकृत में हो जाएगा। इसको बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट उपापचय के द्वारा। ठीक है, दूसरा, भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लिखो, भोजन में, पूरा लिखना, भोजन में वसा की कमी होने पर, अगर फैट कम है तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग, कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में कन्वर्ट कर देता है। लिखो, भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में कन्वर्ट कर देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को लिपिड में क्या करता है, लिपिड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तीसरा, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में, वो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। ठीक है, लिखो, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट तथा अमोनिया एक जहरीला पदार्थ होता है। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना ये, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कहां पर, किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा। ठीक है, भोजन में आए विषाक्त अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करेगा पूछेगा, तो अपने आप में क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। ध्यान रखना, लीवर। और अंतिम लिखो, विषैले पदार्थों को अविषैले पदार्थ में, विषैले पदार्थों को अविषैले पदार्थ में कन्वर्ट करने का जो मेन कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके बाद यहां पर जो यकृत है, एक अगला आता है, उसको बोलते हैं अग्नाशय, यानी पेनक्रियाज। पेनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके पाचन तंत्र में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो अगला लिखो आप लोग अग्नाशय, अग्न्याशय। ठीक है, यानी अपने आप में इसको पेनक्रियाज बोलते हैं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, लिखो, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर में दूसरी सबसे, पहली यकृत है, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको पेनक्रियाज को बोला जाता है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसमें से बच्चों क्या क्या निकलता है, देखो, किस चीज का, इंसुलिन इसी से निकलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्त्राव कहां पर होता है, पेनक्रियाज में। दूसरा, ग्लूकेगान, सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन स्त्रावित होते हैं। ठीक है, इंसुलिन, इसके अलावा लिखो ग्लूकेगान, ग्लूकेगान, और इसके अलावा लिखो आप लोग क्या, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का क्या होता है, स्त्राव होता है, हार्मोन इससे रिलीज होते हैं। तो इंसुलिन होता है ना बच्चों, इसका मुख्य काम है रक्त में, यानी मानव शरीर के रक्त में शर्करा की मात्रा, शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखो, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित, शर्करा की मात्रा नियंत्रित कौन करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर कभी पूछता है कि मानव शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह, डायबिटीज। ठीक है, लिखो, इंसुलिन अगर कम निकला किसी के शरीर से, क्योंकि शर्करा बढ़ जाएगा। ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह, कौन सा रोग होता है पूछता है, तो मधुमेह, डायबिटीज होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है अगर पूछेगा, तो मधुमेह नामक रोग इंसुलिन की कमी से ही होता है। इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें बच्चों जो अग्न्याशय होता है, इसको बोला जाता है पूर्ण पाचक रस। ठीक है, अग्न्याशय रस जो होता है पूर्ण पाचक रस कहलाता है। ठीक है, लिखो, पूर्ण पाचक रस किसको बोलते हैं, अग्न्याशय रस को पूर्ण पाचक रस किसको बोला जाता है, अग्न्याशय रस को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड है उसको पचाने का काम कर लेता है। ठीक है, इसका जो अग्न्याशय रस होता है बच्चों, ये क्षारीय विलयन है, इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7.5 से 8.3 तक। ठीक है, वैसे आता नहीं है इतना, 7.5 से 8.3 तक ये क्षारीय होता है। ठीक है, जैसे सुना होगा ना आपने, एसिडिक और लवण, क्षारीय सब। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चों जो एंजाइम, इससे जो एंजाइम निकलते हैं वो कौन कौन से निकलते हैं, देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो, इससे निकलने वाले एंजाइम लिखो। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो अग्न्याशय है उससे कौन कौन से एंजाइम आते हैं, एक आता है बच्चों ट्रिप्सिन, क्या क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहां से निकलता है अगर पूछता है, तो ये अग्न्याशय से हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक एमाइलेज निकलता है, एक कार्बोक्सिपेट, एक लाइपेज, माल्टेज। लिखो, एमाइलेज, एक क्या लिखा आपने, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, इसके अलावा लाइपेज और माल्टेज। लिखो, लाइपेज और माल्टेज, लाइपेज और माल्टेज। ठीक है, आदि, ये चार एंजाइम निकालते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है बच्चों, प्रोटीन को कन्वर्ट, प्रोटीन के लिए होता है, प्रोटीन हेतु इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट और माल्टेज भी कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। ठीक है, एमाइलेज
कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है, इसको कार्बोहाइड्रेट भी पचाता है, और लाइपेज जो होता है लिपिड यानी फैट को पचाता है। ठीक है, इसमें ऐसा लिख देना, ट्रिप्सिन प्रोटीन को मतलब पचाने में काम करता है, एमाइलेज और माल्टेज कार्बोहाइड्रेट के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि लाइपेज जो होता है इससे क्या रिलीज होगा, फैट के लिए होता है। ठीक है, ये तीन के तीन आपको एंजाइम 4 के 4 आपको पता होने चाहिए। इसके बाद बच्चों भोजन में टाइलिन जो निष्क्रिय होता है, अब भोजन में ऊपर से एक लार के साथ टाइलिन आया था ना, वो कहां पे इनएक्टिव होगा, वो होगा अमाशय में। ठीक है, लिखो भोजन में टाइलिन निष्क्रिय होगा, टाइलिन जो लार से आया था, भोजन में टाइलिन निष्क्रिय कहां पर होता है, अपने आप में अमाशय में। ध्यान रखना इसको, भोजन में टाइलिन कहां पर निष्क्रिय होता है, अमाशय में निष्क्रिय होता है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जठर रस में क्या क्या होता है, लिखो, ये भी क्वेश्चन पूछता है, जो जठर रस निकलता है ना मैंने, जठर रस में क्या क्या पाया जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग। ये पाया जाता है बच्चों, एक को पेप्सिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पाए जाते हैं इसमें। दूसरा रेनिन नामक प्रोटीन, तीसरा इसके अलावा म्यूसिन और एंजाइम, ये तीन पाए जाते हैं। ठीक है, म्यूसिन लिखो, म्यूसिन, ये तीन एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, एक प्रोटीन और ये एंजाइम। ये पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन नामक जो जठर रस में एंजाइम पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेप्सिन है बच्चों, वो जो रेनिन है, वो दूध में घुलनशील प्रोटीन केसिन को क्या करता है, वो जो एक क्वेश्चन लिखो पहले, दूध में घुलनशील, ये भी बहुत आता है। ठीक है, दूध में घुलनशील प्रोटीन कौन सा है, घुलनशील प्रोटीन, इसका नाम है रेनिन, सॉरी केसिन, केसिन है। ठीक है, दूध में घुलनशील एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है केसिन। दूध में घुलनशील प्रोटीन अगर आपसे पूछता है कभी लाइफ में, तो केसिन है। और जो केसिन है बच्चों, उसमें क्या होता है, जो रेनिन होता है दूध को दही में बदलने में सहायक होता है। ठीक है, इसको केसिन कर दो, ऐसे कर दो केसिन, और जो रेनिन है इसको ऐसे डैश लगाओ, दूध को दही में कन्वर्ट करने में सहायक, लिखो, यानी दूध को दही में बदलने में सहायक कौन सा प्रोटीन है, रेनिन होता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहता है। ठीक है, अगला लिखो, भोजन को चिकना बनाने में सहायक होता है म्यूसिन। म्यूसिन लिखा था मैंने, ये लिखा है, ये म्यूसिन के नीचे लिखो, भोजन को चिकना बनाने में सहायक, भोजन को चिकना बनाने में सहायक, भोजन को चिकना बनाने में सहायक कौन सा है अगर पूछता है, तो म्यूसिन होता है। इसको भी ध्यान में आप लोग रखना है। ठीक है, और लास्ट आपने यहाँ पे आंत्र रस लिखना है। ठीक है, इंटेस्टाइन जूसी लिखना है, लिखो आंत्र रस में एंजाइम, इंटेस्टाइन जूसी में एंजाइम, यानी आंत्र रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन जूसी में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। इरिप्सिन लिखो, माल्टेज लिखो, सुक्रेज लिखो, लैक्टेज लिखो, लाइपेज लिखो। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखोगे आप लोग, एक तो लिखो इरिप्सिन, इरिप्सिन यहां दिख जाएगा ना आपको, हाँ दिख जाएगा, इरिप्सिन। ठीक है, इरिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसके अलावा माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज लिखो, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। ठीक है, ये अपने आप में आंत्र रस जो होता है, इंटेस्टाइन जूसी जो होता है, स्मॉल लाइपेज। ठीक है, और एक क्या लिखो, लाइपेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइपेज। ये सब के सब यहां भी क्या होते हैं, एंजाइम। और एक जो स्वस्थ मनुष्य है ना, प्रतिदिन उसमें लगभग बच्चों अपने आप में 2 लीटर क्या होता है, आंत्र रस का क्या होता है, स्त्रावण होता है। ठीक है, तो लिखो स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 2 लीटर, प्रतिदिन 2 लीटर पर डे। ठीक है, किसमें, स्वस्थ मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 2 लीटर आंतरस का स्त्राव होता है। क्या होता है, आंतरस का स्त्राव होता है। ठीक है, ये था बच्चों आपका कंप्लीट, एक प्रकार से देखा जाए तो एक आध क्वेश्चन आना चाहिए इससे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला। इसके बाद हम श्वसन तंत्र 2-3 तंत्र जो है जल्दी से कंप्लीट करके आपका, आज क्या है फ्राइडे ना, संडे तक मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी ये तंत्र मंत्र हैं बायो वाला पोर्शन एंड कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।